एक युद्ध सिर्फ राजाओं की हार जीत तय नहीं करता, वह बदल देता है शहरों का भविष्य, लोगों की जिंदगी और आने वाली सदियों का इतिहास। किसी भी सभ्यता का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब उस पर हमला होता है, बल्कि वह होता है जब उसकी सत्ता, उसकी पहचान और उसका भविष्य एक साथ बदलने लगता है। बुंदेलखंड ने ऐसा दौर सिर्फ देखा नहीं, बल्कि सदियों तक जिया है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड को एक छोटे से राज्य से उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजसत्ताओं में बदल दिया। खजुराहो के भव्य मंदिर उनकी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक बने, तो कालिंजर दुर्ग उनकी सैन्य शक्ति का। ऐसा लगता था मानो इस साम्राज्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन इतिहास में कोई भी सत्ता हमेशा अजय नहीं रहती। 11वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलने लगा। पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी लगातार आगे बढ़ रहे थे। पुराने राजवंश नई चुनौतियों से जूझ रहे थे और शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा था। इन्हीं घटनाओं के बीच बुंदेलखंड एक ऐसे दौर में प्रवेश करता है जहां हर युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि उसने उस धरती की रणनीति, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल दिया। उस समय का उत्तर भारत आज की तरह एक राष्ट्र नहीं था। यहाँ अनेक शक्तिशाली राजवंश अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। पश्चिम में चौहान, पूर्व में गढ़वाल, मध्य भारत में परमार और बुंदेलखंड में चंदेल अपनी शक्ति का विस्तार कर चुके थे। इन राज्यों के बीच कभी मैत्री होती थी तो कभी युद्ध, लेकिन पूरे उत्तर भारत को एकजुट करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता मौजूद नहीं थी। यही राजनीति विखंडन आगे चलकर विदेशी आक्रमणकारियों के लिए सबसे बड़ा अवसर बना। इसी समय उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया और अफगानिस्तान की तुर्क शक्तियां लगातार मजबूत हो रही थीं। उनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना नहीं था, वे भारत के समृद्ध व्यापारिक मार्गों, रणनीतिक दुर्गों और राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। उनकी तेज घुड़सवारी सेना, संगठित सैन्य व्यवस्था और लंबी दूरी तक अभियान चलाने की क्षमता ने उत्तर भारत के पारंपरिक राजवंशों के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे ही बदलते राजनीतिक वातावरण में गजनी का शासक महमूद गजनी, जिसने भारत पर अनेक आक्रमण किए, उसकी नजर बुंदेलखंड की सबसे बड़ी शक्ति कालिंजर दुर्ग पर थी। उस समय चंदेल साम्राज्य के शासक थे महाराजा विद्याधर चंदेल। इतिहासकारों के अनुसार विद्याधर अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में गिने जाते थे और कई विद्वान उन्हें चंदेल साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट भी मानते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर कालिंजर ही क्यों? क्योंकि कालिंजर केवल एक किला नहीं था, वह मध्य भारत की सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रहरी था। विंध्य पर्वतमाला की ऊंची चट्टानों पर स्थित यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 370 मीटर की ऊंचाई पर बना था। प्राकृतिक ढाल, विशाल परकोटे, सीमित प्रवेश द्वार, जलाशय और लंबे समय तक घेराबंदी झेलने की क्षमता वाले इसे मध्यकालीन भारत के सबसे दुर्जय दुर्गों में स्थान दिलाया। यही कारण था कि इतिहास में कालिंजर को मध्य भारत की साम्राज्य कुंजी कहा गया। जिस शक्ति का नियंत्रण कालिंजर पर होता, उसका प्रभाव पूरे बुंदेलखंड और मध्य भारत की रणनीति और राजनीति पर पड़ता। समकालीन फारसी इतिहासकार अल उतबी तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों इस अभियान का उल्लेख करते हैं। यद्यपि अलग अलग स्रोतों ने घटनाओं का विवरण भिन्न मिलता है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महमूद गजनी कालिंजर पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। कई विवरणों में यह भी मिलता है कि दोनों के बीच समझौता हुआ, उपहारों का आदान प्रदान हुआ और उसके बाद वह वापस लौट गया। यह घटना केवल एक असफल सैन्य अभियान नहीं था, इसने पूरे उत्तर भारत को यह संदेश दिया कि चंदेल साम्राज्य अभी भी अत्यंत शक्तिशाली है और कालिंजर जैसे दुर्ग किसी भी आक्रमणकारी के लिए आसान लक्ष्य नहीं हो सकता। यही कारण था कि आने वाली कई सदियों तक विदेशी शासकों की नजर इस दुर्ग पर बनी रही। लेकिन इतिहास केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं बदलता। कई बार किसी साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसके भीतर जन्म लेती है। गजनी के लौटने के बाद चंदेल साम्राज्य कुछ समय तक स्थिर रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति कमजोर होने लगी। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना आसान नहीं था। स्थानीय सामंत अधिक शक्तिशाली होते गए, कई क्षेत्रों में उनकी स्वायत्तता बढ़ने लगी, केंद्रीय प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ने लगी और उत्तराधिकारी से जुड़े विवादों ने राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया। यही वही प्रक्रिया थी जिसे इतिहासकार किसी भी साम्राज्य के राजनीतिक क्षरण की शुरुआत मानते हैं। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी साम्राज्य का पतन अचानक नहीं होता। पहले प्रशासन कमजोर होता है, फिर आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, उसके बाद सीमाओं की सुरक्षा प्रभावित होती है और अंततः उसका राजनीतिक प्रभुत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चंदेल साम्राज्य भी इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुजर रहा था। उधर उत्तर भारत में एक नई शक्ति
तेजी से उभर चुकी थी। 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गौरी का प्रभाव उत्तर भारत में स्थापित हुआ और उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। जब उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में स्थायी राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इस नई सत्ता के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक था कालिंजर दुर्ग। जब तक यह दुर्ग चंदेलों के नियंत्रण में था, तब तक मध्य भारत पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना संभव नहीं था। इसलिए दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक सैन्य अभियानों में कालिंजर का विरोध विशेष महत्व था। 1202 और 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमादिदेव, जिन्हें लोक परंपराओं में परमाल भी कहा जाता है, उनके शासनकाल में कालिंजर पर विशाल सैन्य अभियान चलाया। समकालीन ग्रंथ ताज उल मासिर सहित अनेक ऐतिहासिक स्रोत इस अभियान का उल्लेख करते हैं। लंबे संघर्ष और घेराबंदी के बाद अंततः कालिंजर दुर्ग दिल्ली सल्तनत के अधिकार में चला गया। यह केवल एक किले का पतन नहीं था, यह उत्तर भारत के राजनीतिक शक्ति संतुलन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन था। सदियों तक मध्य भारत की रक्षा करने वाला दुर्ग अब एक नई सत्ता के अधीन था। इसके साथ ही चंदेलों का राजनीतिक प्रभुत्व तेजी से सीमित होने लगा। यद्यपि चंदेल वंश आगे भी कुछ क्षेत्रों में बना रहा, लेकिन अब वह पहले जैसी प्रभावशाली शक्ति नहीं रह गया था। लेकिन इन युद्धों की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? राजा बदले, शासन बदला, झंडे बदले, पर सबसे अधिक प्रभावित हुई आम जनता। युद्ध के कारण खेती बाधित हुई, व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए, अनेक गांव उजड़ गए, नगरों की आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ गईं और हजारों परिवारों को बार बार विस्थापन झेलना पड़ा। मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे शिक्षा, कला, शिल्प और स्थानीय अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। अब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो इन संस्थानों पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार बुंदेलखंड का यह दौर केवल युद्धों का इतिहास ही नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन का भी इतिहास था। लेकिन क्या कालिंजर के पतन के साथ बुंदेलखंड के संघर्ष का अंत हो गया? नहीं, वास्तव में कालिंजर का पतन एक अंत नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत था। दिल्ली सल्तनत का विस्तार लगातार जारी था। बुंदेलखंड की सामरिक स्थिति उसे बार बार सत्ता संघर्ष का केंद्र बना रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों में आई, लेकिन क्या वह कालिंजर और पूरे बुंदेलखंड को पूरी तरह अपने अधीन कर सका? कालिंजर पर अधिकार प्राप्त करना दिल्ली सल्तनत की एक बड़ी सफलता अवश्य थी, लेकिन पूरे बुंदेलखंड पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करना अभी भी आसान नहीं था। इस क्षेत्र का दुर्गम भूगोल, स्थानीय राजवंशों का प्रतिरोध और जनता का संघर्ष बार बार दिल्ली की सत्ता के सामने चुनौती बनकर खड़ा होता रहा। इसी चुनौती का सामना करने के लिए दिल्ली सल्तनत के अगले शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को भी बुंदेलखंड की ओर ध्यान देना पड़ा। इल्तुतमिश केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि वह दिल्ली सल्तनत को एक संगठित और स्थायी साम्राज्य का स्वरूप देने वाला शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में बुंदेलखंड पर भी अभियान चलाए गए। ऐतिहासिक अभिलेखों से संकेत मिलता है कि उसने कालिंजर क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य केवल किसी एक दुर्ग पर अधिकार करना नहीं था, बल्कि पूरे मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत की प्रभुसत्ता स्थापित करना था। फिर भी बुंदेलखंड का पूरा भूभाग लंबे समय तक प्रत्यक्ष रूप से दिल्ली के नियंत्रण में नहीं आ सका। स्थानीय राजपूत शासकों और सामंतों ने समय समय पर प्रतिरोध किया और अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखा। यही बुंदेलखंड की सबसे बड़ी विशेषता भी रही। यहाँ सत्ता बदलती रही, लेकिन प्रतिरोध की भावना कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। समय के साथ इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत अवश्य किया, लेकिन उसके बाद आने वाले शासकों के सामने भी बुंदेलखंड एक कठिन चुनौती बना रहा। इसके कुछ समय बाद दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा। उसे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी शासकों में गिना जाता है। उसका लक्ष्य केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव स्थापित करना था। दक्षिण भारत तक पहुंचने वाले मार्गों पर नियंत्रण करना उसकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसी कारण बुंदेलखंड का सामरिक महत्व पहले की तरह बना रहा। यद्यपि इस काल में बुंदेलखंड पर ऐसा कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की सत्ता बदल दी हो, लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और स्थानीय शासकों पर उसका राजनीतिक दबाव बना रहा। कई क्षेत्रों ने परिस्थितियों के अनुसार कभी संधि का मार्ग चुना तो कभी प्रतिरोध का। इसके बाद तुगलक वंश का उदय हुआ।
गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी बुंदेलखंड समय समय पर सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहा। हालांकि तुगलक शासकों को उत्तर पश्चिम की सीमाओं, दक्कन के विद्रोह और अपने विशाल साम्राज्य की चुनौतियों से भी जूझना पड़ा। परिणाम स्वरूप वे बुंदेलखंड पर स्थायी और पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। इसका लाभ स्थानीय शक्तियों को मिला और वे समय समय पर फिर से उभरती रही। समय बीतने के साथ तुगलक साम्राज्य भी आंतरिक विद्रोहों, प्रशासनिक कठिनाइयों और आर्थिक संकटों के कारण कमजोर होने लगा। विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करना कठिन होता जा रहा था। कई प्रांतों के सूबेदार अधिक स्वायत्त हो गए और दिल्ली की पकड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसका सीधा प्रभाव बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र पर भी पड़ा, जहां स्थानीय शासकों ने फिर से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ, लेकिन यह शासन अपेक्षाकृत कमजोर था। दिल्ली की सत्ता पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही और अनेक क्षेत्र लगभग स्वतंत्र रूप से संचालित होते लगे। बुंदेलखंड भी इन्हीं क्षेत्रों में था, जहां स्थानीय शक्तियां परिस्थितियों के अनुसार कभी दिल्ली से संबंध रखती थीं, तो कभी स्वतंत्र नीति अपनाती थीं। इसके बाद लोधी वंश सत्ता में आया। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ने दिल्ली सल्तनत को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया। विशेष रूप से सिकंदर लोधी ने मध्य भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बुंदेलखंड का दुर्गम भूगोल, यहाँ की शक्तिशाली स्थानीय शासक और लगातार होने वाले क्षेत्रीय संघर्षों के कारण इस क्षेत्र पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करना आसान नहीं था। इसी समय मालवा सल्तनत, जौनपुर सल्तनत और अन्य क्षेत्रीय राजाओं और राज्यों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड एक बार फिर अनेक शक्तियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। कभी युद्ध, कभी संधि और कभी राजनीतिक समझौते, इन सब ने मिलकर यहाँ को राजनीतिक को लगातार बदलते रहने वाले क्षेत्र बना दिया। लेकिन इन राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव केवल राजाओं तक सीमित नहीं था, लेकिन इन राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव सभी लोगों पर भी चढ़ता गया। हर युद्ध के साथ व्यापारिक मार्ग बदलते थे, कर व्यवस्था बदलती थी और आम लोगों का जीवन वो तो सबसे ज्यादा बदलता था। किसानों पर नए कर लगाए जाते थे, कई बार फसलों युद्ध की भेंट चढ़ जाती थी और असुरक्षा के कारण अनेक गांव खाली होने लगते। व्यापारी अपने पुराने मार्ग छोड़ने को मजबूर हो जाते, जबकि कारीगर और शिल्पकार सुरक्षित क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगते। इसी प्रकार युद्धों ने केवल सीमाएं नहीं बदली, बल्कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी गहराई से प्रभावित किया। मंदिरों पर भी इस अस्थिरता का प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन भारत में मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं थे, वे शिक्षा, कला, संगीत, शिल्प, दान और स्थानीय अर्थव्यवस्था के भी महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसलिए जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता बढ़ती है, तो इन संस्थानों का संरक्षण भी प्रभावित होता था। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि बुंदेलखंड के अनेक मंदिर स्थानीय समाज, क्षेत्रीय शासकों और धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण के कारण सुरक्षित भी रहे। इसलिए इस पूरे कालखंड को केवल विनाश की दृष्टि से देखना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा। लगातार बदलती सत्ता के बीच एक चीज नहीं बदली, और वह थी बुंदेलखंड के लोगों का संघर्ष। इस धरती ने बार बार विदेशी आक्रमण झेले, सत्ता परिवर्तन देखे, आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन इसके लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं को जीवित रखा। शायद यही कारण है कि आज बुंदेलखंड आज भी पहचान केवल उसके किलों या मंदिरों से नहीं, बल्कि उसके अदम्य साहस और स्वाभिमान से भी होती है। इतिहासकार इस पूरे कालखंड को राजनीतिक संक्रमण का काल मानते हैं, क्योंकि यह वह समय था जब पुरानी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और नई शक्तियां जन्म ले रही थी। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव समय के साथ बदलता रहा, क्षेत्रीय शक्तियां उभरती रहीं और बुंदेलखंड लगातार संघर्षों का केंद्र बना रहा। लेकिन इन सभी राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच इस क्षेत्र ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और संघर्षशील स्वभाव को कभी भी पूरी तरह खोने नहीं दिया। इतिहास केवल साम्राज्यों के उत्थान और पतन का नाम नहीं है, इतिहास उन लोगों की कहानी भी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपने स्वाभिमान को जीवित रखा। यही कारण है कि सदियों के युद्ध और सत्ता परिवर्तन के बाद भी बुंदेलखंड आज अपनी अलग पहचान के साथ हमारे सामने खड़ा है। लेकिन इन संघर्षों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने केवल किले और राजधानियां नहीं बदली, बल्कि ऐसे वीरों को भी जन्म दिया जिनकी गाथाएं समय की सीमाओं से परे जाकर लोक स्मृति का हिस्सा बन गईं। उनकी वीरता, स्वाभिभक्ति और रण कौशल ने उन्हें अमर बना दिया। इतिहास और लोक परंपरा दोनों में उनका उल्लेख मिलता है।
उनके जीवन की कुछ घटनाएं ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होती हैं, जबकि अनेक प्रसंग लोक गाथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रह रहे हैं। वे दो नाम हैं आल्हा और उदल। लेकिन क्या आल्हा और उदल वास्तव में इतिहास के पात्र थे या वे केवल लोक कथाओं के नायक हैं? क्या उनकी वीर गाथा पूरी तरह सत्य है या उसमें लोक कल्पना भी जुड़ चुकी है? चंदेल साम्राज्य से उसका क्या संबंध है और आखिर क्यों आज भी उत्तर भारत के अनेक राज्यों में उनकी वीरता पूरे सम्मान के साथ गाई जाती है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे हम अगले एपिसोड में। आल्हा उदल वीरता की अमर गाथा सिर्फ और सिर्फ हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बुंदेलखंड मिट्टी, संघर्ष और विरासत की कहानी के अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी डॉक्यूमेंट्री सीरीज बुंदेलखंड में, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।